और मौलाना पता नहीं किस बात पे गुस्सा कर रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार ना किए जाने पर इनकी बला से अवाम महंगाई से मरती है तो मरे। आइंदा के इलेक्शन में पीटीआई जैसे रिवायती हरीफ को कंटेस्ट करना और उसको सबड्यू करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीएमएलएन के लिए। इलेक्शन को सैबोटेज करे या वो लोग तोड़े, तो कोशिश तो वो पूरी करेंगे। कि अवाम भी हैरान है कि हम किसके पास जाएं, किस थाने में जाएं। पैसों के लिए लोगों का ज़मीर बदलता है। फिर आप अवाम को भी इजाजत दें कि जिस बंदे को वोट दिया था उसका वोट कैंसिल कर दें। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात होगी तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की जंग, कौन किसको करेगा दंग, हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात, बड़े सूबे का बड़ा मार्का कल होगा, नए चेयरमैन नैब की तकरूरी पर सवालिया निशान। नाज़रीन, इमरान खान ने भी लाहौर में बैठक लगा ली है। इमरान खान ने लाहौर में मैदान लगा लिया है। इमरान खान लाहौर पहुंच गए जहां वो आवाम में कल होने वाले जो इलेक्शन उस पर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपने दिल की बातें उन्होंने की। काफ लीग और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास से इमरान खान ने खिताब भी किया। अब जाहिर है कि कल वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब जो है वो सबसे बड़ा मार्का है और बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, लेकिन दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगा रही हैं। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पंजाब ने उनके अरकान सूबाई असम्बली की वफादारियाँ ख़रीदने के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इसके जवाब में दावा किया है कि नून लीग के 2 अरकान को 10-10 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है, लेकिन उनकी जमात सियासी जोड़ तोड़ के लिए भरपूर जोर लगाएगी। अब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 15 सूबाई नशिस्तों पर फतह के बाद तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों को पंजाब में दोबारा हुकूमत बनाने की उम्मीद है। अच्छा, इमरान खान इस वक्त पंजाब में अपनी हुकूमत दोबारा बनाने पर जो तवज्जो है मरकूज़ किए हुए हैं। बुनियादी तौर पर इमरान खान का मकसद पंजाब में हुक्मरानी वापस लेना नहीं, बल्कि पंजाब का इक़्तिदार हासिल करने के बाद वो बैरूनी साजिश के आलाकार बनने वालों को इक़्तिदार से हटाकर नए इंतखाबात का जो रास्ता है, राह है, उसको हमवार करना चाहते हैं। और हमजा शहबाज और उनके वालिद साहब किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ को रोकना चाहते हैं। इस हवाले से हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत पंजाब में जो ज़मीर फ़रोशी का खेल आपको पता है वो खेलती चली जा रही है और सरेआम, बल्कि सरेआम आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सरेआम ऐसी बातें की जा रही हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि जी किसी तरह से शिकस्त से, हार से बचा जा सके। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब मुकद्दर में शिकस्त लिखी हुई हो तो फिर उसको कोई नहीं टाल सकता। अब नून लीग के लिए बुरी खबरों का सिलसिला रुका नहीं है। देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग को बड़ा धचका लग गया है। लीगी रुकने सूबाई असम्बली उज़्मा ज़ईम कादरी का जो कोरोना टेस्ट है वो मुस्बत आ गया है और उनके ख़ानदान का कहना है कि उन्होंने ख़ुद को करंतना कर लिया है और वह असम्बली में आकर वोट कास्ट नहीं कर सकती हैं। अब ये बुरी खबर तो नून लीग के लिए ज़रूर मुश्किल का बायस साबित होगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने पंजाब में गर्म लोहा देखकर विफाक में भी हथौड़ा चलाने का फैसला कर लिया है। अब खबर के मुताबिक पंजाब में फतह के बाद तहरीक इंसाफ ने विफाक की जानिब नज़रें जमा ली हैं। तहरीक इंसाफ ने BNP, BAP और जमात इस्लामी से राब्तों का फैसला कर लिया है। अब हुकूमती इत्तेहादी जमातों को हुकूमत छोड़ने पर कायल किया जाएगा। इस सिलसिले में इमरान खान ने BNP, BAP और दीगर जमातों से राब्तों के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। और ये बात भी काबिल गौर है कि BAP और अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत की जानिब से किए गए वादे पूरे ना होने पर विफाकी हुकूमत से पहले ही अलहदगी पर गौर कर रही है। यानी जो ज़मीनी हक़ाइक़ है अगर उनको देखा जाए तो साफ ज़ाहिर होता है कि विफाक में भी शहबाज हुकूमत का बचना नामुमकिन है और ये बात शहबाज हुकूमत को अच्छे से पता है। इसलिए अब ये क्या हो रहा है कि जी अपने बेटे के साथ मिलकर हॉर्स ट्रेडिंग जो की जा रही है, ज़मीर फ़रोशी को फ़रोग देने का खेल खेल कर पंजाब के तख्त पर कब्ज़ा बरकरार रखना चाहते हैं। अच्छा, असद उमर इस ज़ोर ज़बर को मुसल्लत किए जाने की निशानदेही करें, ज़रा सुनिएगा। जी सुना, अपने असद उमर को कह रहे हैं कि नए इलेक्शन नागुज़ीर हो चुके हैं, पाकिस्तान में मसनूई निज़ाम मुसल्लत किया गया है, पुराना पाकिस्तान दफन होने जा रहा है और जिसकी शुरुआत पंजाब से हो चुकी है, यानी पुराना जो पाकिस्तान है दफन होने जा रहा है, ऐसा कहना है असद उमर साहब का। अच्छा, आज पंजाब असम्बली के 19 नौ मुंतखब अरकान ने जो हलफ उठाया वो इसका आगाज़ है और ज़िमनी इंतखाब जीतने वालों में तहरीक इंसाफ के 15, नून लीग के 3 और एक आज़ाद रुकन भी शामिल है। पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने PTI के 15 नौ मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लिया। अब वज़ीर आला के इलेक्शन से एक दिन पहले उम्मीदवारों से हलफ ले लिया गया, यानी पंजाब में सियासी दर्जा हरारत बहुत तेज़ है।
एक और अहम खबर सामने आई है, वो ये है कि जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने के फैसले पर डट गए हैं। उन्होंने पार्टी अरकान को परवेज़ इलाही को वोट देने की हिदायत की है। शुजात हुसैन ने अपने MPs को वाज़ेह पैगाम दिया है कि परवेज़ इलाही काफ लीग के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, लिहाजा उन्हें सपोर्ट और वोट दिया जाए। अच्छा, जरदारी साहब भी अपनी इत्तेहादी जमात नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं और उन पर तहरीक इंसाफ वाले उनके लाहौर में तनकीद भी कर रहे हैं, जिस पर शाजिया मरी जवाब दे रही हैं। ज़रा सुनिएगा। तो शाजिया मरी को आपने सुना, जरदारी साहब के लाहौर में रहने की वजूहात बता रही थी, साथ ही वो सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन पर होने वाली क्या सराइयों पर भी अपनी राय का इजहार कर रही थी। अब सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने की वजह मानसून की बारिशें और बारिश की तबाहकारियाँ बताई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महकमा मौसमियात ने सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई की, जिसके बायस इलेक्शन का जो सामान है पहुँचाना मुश्किल हो गया। इसीलिए सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 24 जुलाई को होने वाली पोलिंग मुलतवी कर दी गई, जो अब 28 अगस्त 2022 को होगी। दूसरी जानिब एक खबर भी सामने आ रही है कि जिस सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा के बायस कौमी खजाने को करोड़ों रुपए के नुकसान पहुंचने का खदशा है। तफसीलात के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने से 20 करोड़ रुपए से जायद के इंतजामी अखराजात दोबारा करने पड़ सकते हैं। अच्छा, जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के फैसले पर असद उमर का रद्द-ए-अमल यह है कि जब भी इलेक्शन करवाएंगे इनको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जी कल पंजाब का तख्त तहरीक इंसाफ का ही होगा और नून लीग को यहाँ पे इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ अब भी सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं और अपनी जमात को मजबूत जमात करार दे रहे हैं। सुनिएगा ख्वाजा आसिफ को। ख्वाजा साहब क्या कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में ये हमारी कामयाबी है कि हमें सीटें भी मिली, हमारे वोट की तादाद भी बढ़ी, और ये भी कह रहे थे ख्वाजा साहब कि जी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जिन 20 नशिस्तों पर हुए वो PTI और आज़ाद अरकान के पास थी। अच्छा, ख्वाजा साहब को ये तक नहीं मालूम कि जो 20 नशिस्तें थीं जिनमें बहुत से लोटे जो इस बार नून लीग की टिकट पर लड़कर निशाने इबरत बने, वो पहले आज़ाद हैसियत में लड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। इसलिए नून लीग जो तासुर देकर अपने दिल को तसल्लियां दे रही है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ से 4 नशिस्तें हासिल कर ली, सरासर खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ को अपनी जमात की जो पोजीशन है मुस्तहकम लग रही है। भला क्या फ़ायदा ऐसी पोजीशन का जो मुल्क की पोजीशन को ख़राब करके मजबूत हुई हो? ये एक धोखा है जो नून लीग खुद को दे रही है। अच्छा, शहबाज हुकूमत का अवाम के साथ एक और धोखा ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। इन्होंने घी की कीमत में होने वाली जो कमी है उसे कैसे कैश कराने की कोशिश की, ज़रा सुनिएगा। घी और खाने के तेल की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो कमी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए कहा गया कि कीमत 150 रुपये कम कर दी गई, 150 रुपये, 150 रुपये कम कर दी गई, और साथ छोटा सा लिखा गया फ़ी 5 किलो। अब देखें कि 1 किलो तेल और घी के पीछे 200 रुपये कीमत बढ़ाई गई और अब कमी को कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। आप शहबाज हुकूमत की फ़नकारियाँ देखें, किस कदर ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग महंगाई को बढ़ाकर मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम होने का बता रहे हैं। कमाल की बेहिस्सी है वैसे ये, और इसी बेहिस्सी का मुजाहरा मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर रहे हैं। ज़रा देखिएगा अपने मौलाना साहब को। वैसे मौलाना साहब बड़ी देर बाद मीडिया से गुफ्तगू करते नज़र आए। मौलाना साहब को पता नहीं किस बात की गलत फहमी है कि वो अवामी लीडर हैं, अवाम की बात करते हैं। अब आप देखें इनकी हुकूमत अवाम पर महंगाई के कैसे जुल्म, कैसे सितम तोड़ रही है, और मौलाना पता नहीं किस बात पे गुस्सा कर रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार ना किए जाने पर इनकी बला से अवाम महंगाई से मरती है तो मरे, इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। मैं बड़े अदब से ना मौलाना साहब आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप उलमा की नुमाइंदगी करते हैं, अगर मुखालिफिन गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो आप उनकी इस्लाह करें। जब आप इखलाक से गिरी बातें करेंगे तो फिर अवाम और एक आलिम में क्या फ़र्क रह जाएगा। आपने इमरान खान की हुकूमत को गिराने की वजह महंगाई बताई थी, याद है ना आपको, लेकिन अब आप हुकूमत में हैं। अब मौलाना साहब आपको महंगाई नज़र क्यों नहीं आती? अब मौलाना शहबाज हुकूमत को महंगाई पर ज़रा भी आड़े हाथों नहीं ले रहे, और आड़े हाथों ले भी कैसे, क्योंकि इनके अपने ज़ाती फ़ायदे जुड़े हुए हैं। कैसे ले आड़े हाथों? बस इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं, जायज़ तनकीद है, नाजायज़ तनकीद है, इससे भी कोई गर्ज नहीं है मौलाना साहब को। मौलाना साहब अब मुझे बताइए कि कौन मुल्क को तबाह करने आया है? कौम सब देख रही है। कौम ने पंजाब में होने वाली ज़िमनी इंतखाबात में ये बता दिया है, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए कौम बता चुकी है। अब लग तो ये रहा है कि आप लोग मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने के लिए किसी बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं,
और इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे हैं। मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, आपको जवाब देना है क्योंकि हुकूमत आपकी है। ये अवाम ने बहुत सुन लिया कि इमरान खान ये करके चला गया, इमरान खान वो करके चला गया, इमरान खान ने इतनी तबाही कर दी, इमरान खान ने उतनी तबाही, सब बहुत सुन लिया लोगों ने। अब आप संवारे ना मुल्क को, आप हुकूमत में हैं, लेकिन आप लोग अपनी नाअहली की जिम्मेदारी भी इमरान खान पे डाल देते हैं आराम से। जैसे कि राना साहब अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए इमरान खान पे तनकीद करते चले जा रहे हैं। सुनिएगा जरा अपने राना साहब को। अब ये पीटीआई के अरकान को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पीटीआई के लोग एक बार फिर से अपनी जमात से इनहराफ करें, नून लीग का काम आसान हो जाए। अच्छा मज़े की बात, ज़रा मज़े की बात देखिए, राना सनाउल्लाह ज़मीर की बात कर रहे हैं और हकीकत में ज़मीर फरोशी को फ़रोग देने के चक्कर चला रहे हैं। राना साहब आप ये सब कैसे कर लेते हैं? लोटे आप ख़रीदते हैं, ज़मीर फरोशी आप लोग करते हैं, उम्मीदवारों की मंडियाँ आप लगवाते हैं और दूसरों के ज़मीर आप लोग ही जगाना चाहते हैं। सरेआम आप लोग अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और फिर दूसरों के ज़मीर जगाने की बातें भी कर रहे हैं। कैसे कर लेते हैं आप लोग इस तरह? आप लोगों के तो अपने ज़मीर सोए हुए हैं, इसलिए आप लोग सही गलत में फ़ैसला नहीं कर पाते हैं क्योंकि इक़्तिदार, आप समझ लें कि इक़्तिदार की हवस ऐसी है कि आप लोगों की अकल पे पर्दा पड़ चुका है, आप लोगों के समझने सोचने की सलाहियत ही ख़त्म हो चुकी है। ये लालच ऐसी नहीं कहते कि बुरी बला है, ऐसे नहीं कहा जाता, ये वाकई बहुत बुरी बला है लालच। और चाहे लालच इक़्तिदार का हो, चाहे दौलत का हो, हर किस्म का लालच इंसान को आखिर में किसी काम का नहीं छोड़ता। अब सिर्फ विफाक में अपनी हुकूमत बचाने के लिए पंजाब के खेल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही। अगर कल खुदा ना खास्ता कोई बड़ा दंगा फसाद हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया खुदा ना खास्ता अगर कल, तो इसके पीछे यही शहबाज और हमजा सरकार होगी जो अपनी हार को, शिकस्त को बर्दाश्त करने की बजाय तस्म को रास्ता देगी, याद रखिएगा। अच्छा शेख रशीद इस हवाले से कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा जी। सुना आपने शेख साहब को, कह रहे हैं कि जी इस मुल्क को ईमानदार लीडर की ज़रूरत है, करप्ट लीडर की नहीं है। उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना साहब को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने नैब के हवाले से भी बात की। अच्छा नाज़रीन, नैब के हवाले से जो खबर है वो ये है कि जी अब शहबाज हुकूमत ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगाया है। अब नए चेयरमैन नैब पर तनकीद की जा रही है क्योंकि उन पर बज़ाते खुद करप्शन चार्जेस हैं और सबसे बढ़कर नाकिदीन ये कह रहे हैं कि आफ्ताब सुल्तान नवाज शरीफ के शरीक मुलजिम भी हैं। दोनों के खिलाफ नैब ने अक्टूबर 2020 में रेफरेंस मंजूर किया मगर दायर नहीं हो सका। अच्छा इन पर साक कॉन्फ्रेंस के नाम पर गाड़ियां मंगवा कर इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम है। रेफरेंस में नवाज शरीफ, एजाज़ अहमद चौधरी साबिक सेक्रेटरी खारिजा नामजद थे और नैब के मुताबिक कौमी ख़जाने को मुबैना तौर पर 1952 मिलियन रुपए का नुकसान पहुँचाया गया था। अब नून लीग के जो नाक़दीन है उनका कहना है कि नून लीग ने अपने मनपसंद चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया, दिली ख्वाहिश तो पूरी हो गई, मगर मैं ये समझती हूँ कि इसके बाद एहतसाब की मौत हो गई क्योंकि ऐसा शख्स जिसकी अपनी ज़ात पर करप्शन का इल्ज़ाम हो वो दूसरों का एहतसाब कैसे करेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सूबाई दारुल हुकूमत में वज़ीर आला के चुनाव के असाब शिकन सियासी जोड़ तोड़ के बाद पंजाब के तख्त का फैसला कल होगा। दोनों तरफ से फतह के लिए नई सियासी चालें चली जा रही हैं। हर रुकन असम्बली अहमियत इख्तियार कर गया है। अच्छा वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए अब आपको पता है कि एक मुकाबला जो है और कल बहुत दूर नहीं है और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिर वज़ीर आला पंजाब जो है वो होगा कौन। अच्छा जो दोनों उम्मीदवार हैं परवेज़ इलाही साहब वो बनेंगे वज़ीर आला या हमजा शहबाज, दोनों उम्मीदवारों में जो ऐवान में मौजूद मेंबरान के ज़्यादा वोट लेगा, अंडरस्टूड सी बात है कि वो कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा, जिसके लिए सिर्फ कल तक का इंतजार करना है। अच्छा वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं। आप सुन भी रहे होंगे टीवी चैनल्स पर खबरों में। फवाद चौधरी साहब इस हवाले से कह रहे हैं कि जी रहीम यार खान से जो हमारे MP हैं मसूद मजीद वो 40 करोड़ रुपए ले चुके हैं और 40 करोड़ लेकर तुर्की भी पहुंच चुके हैं। अच्छा उन्होंने ये भी कहा चौधरी साहब ने कि जो हमारे MPs हैं उनको 35 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है और 3
MPs ने पार्टी को आगाह भी किया है कि जी पैसों की ऑफर हुई है। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और एंकर पर्सन तजियाकार बोल न्यूज़ अमीर अब्बास, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शानदाना, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का एक बाजार गर्म हो गया है और ये कोई नई बात नहीं है, इंतखाबात से पहले हम देखते हैं और जब भी सेनेट इलेक्शन होते हैं, अब ये ज़िमनी इंतखाबात आपके सामने, वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी जो है उसके लिए ये जो एक दूसरों को ख़रीदने का सिलसिला शुरू हो जाता है, ज़मीर बराए फ़रोख्त आ जाते हैं और अब तो सुना है कि रेट भी मज़ीद बढ़ा दिया गया है। यानी हर कोई अपने आप को जो कैश करवाने के लिए अवेलेबल होता है वो कैश करवाना चाह रहा होता है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? और ये बड़ी तकलीफ़ का आलम है कि ये सिलसिला रुक नहीं रहा होता। हर बार हम इसी हवाले से खबरें दे रहे होते हैं कि हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इसको रोका कैसे जाए? शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। दो तीन आपने बातें की हैं, कुछ आपने अभी जो हो रहा है, कुछ माज़ी करीब की, कुछ माज़ी बईद की, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। PTI का एक मंशूर था, आगे भी होगा इंशाल्लाह, और अब वो अवाम का भी मंशूर हो गया है। और वो ये है कि अगर आप अवाम से एक पार्टी के नाम पे वोट लें, सीट लें, चाहे वो PTI हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उनके मैंडेट से आपको वोट पड़े थे। बिकॉज हम में से कोई, हर बंदा ना बेनज़ीर भुट्टो होता है, ना इमरान खान होता है, ना गुलाम इसाक खान, हर इंसान का, नॉट एवरीबडी इज एन आइकॉन इन दिस कंट्री, ठीक है? तो नेचुरली आप जब एक सीट पे खड़े होते हैं, जिस पार्टी से आप मुंसलिक होते हैं, जिस नज़रिए से आप होते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपको पता है कि जब आप ये क्रूशल कुछ वोट्स होते हैं, बजट के हो गए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन चीज़ों में आप अपनी पार्टी इत्तेहाद के पार्टी डायरेक्टर्स के खिलाफ नहीं जा सकते। वो तो क्लियर है। जो उसकी सज़ा है वो अभी तक अनक्लियर है। वो आपने देख लिया, जो हमारे 20 अराकीन जो खान साहब से चले गए नेशनल असेंबली में, मैं ना उनको मुनहरिफ कहती हूँ और ना वो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहती हूँ, क्योंकि मुनहरिफ ये नहीं होता कि ड्यूरिंग इस किस्म के हालात में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपका ज़मीर जाग जाए, साल पहले, महीना पहले, हफ्ता पहले, तो ये मानने की बात तो है नहीं। जो दुखी करने वाली सबसे बड़ी बात है, ये जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का और हफीज़ शेख साहब का इंटरव्यू था, उनका जब इलेक्शन था सेनेट में, तो हमारे तब भी 15 से 18 लोग बिके थे। मुझे कहा गया था कि 31 लोग बिके हैं, बट गए 18 सिर्फ थे। लेकिन इनकी मॉरल डिप्रेविटी को, या इनकी जो पस्ती है, इस जहनी पस्ती को देखे कि अगले दिन जब खान साहब ने अपने आप पे किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो सारे खान साहब को वोट दे गए। पाकिस्तान में मुसीबत ये है, मैं ना अंग्रेज़ों, देखिए अमेरिका की रिजीम चेंज थी या नहीं थी, यूरोपियंस की थी या नहीं थी, जिसकी भी ये थी, पाकिस्तानी क्यों बिकने को तैयार है? आपने कभी सुना है कि कोई अमेरिकन सेनेटर और अमेरिकन MP या अमेरिकन प्रेसिडेंट बिका हो? वो हमारे भले दुश्मन हो, लेकिन उनका किरदार तो देखे ना। यहाँ पे किरदार देखे, 6 करोड़ से बोली लग गई या 50 करोड़ तक की। इशू ये है कि इस वक्त अवाम, ये अपने पैसों की बात की, मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ कि अवाम भी हैरान है कि हम किसके पास जाएं, किस थाने में जाएं, या तो फिर ये करें कि जब ये चेंज ऑफ कॉन्शियंस आता है, ये पैसों के लिए लोगों का ज़मीर बदलता है, फिर आप अवाम को भी इजाज़त दें कि जिस बंदे को वोट दिया था उसका वोट कैंसिल कर दें कि जी हमने तो PTI को दिया था, पीपल को या नून को। ठीक है शानदाना, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है अमीर अब्बास, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अमीर अब्बास, ये वैसे सोचने वाली बात है कि जब अगर किसी के ज़मीर को 40 करोड़ में ख़रीदा जाएगा, 35 करोड़ में ख़रीदा जाएगा या 40 करोड़ में ख़रीदा जाएगा, तो ज़ाहिर बात है जो पैसा लगाया जाएगा फिर उससे कितने गुना ज़्यादा कमाया जाएगा, और घाटे का सौदा तो ये करते नहीं हैं। तो ये किसने आपको कहा कि ज़मीर जो है वो जिंदा होता है? और ये कौन है जो ये ज़मीर के नाम पर लोगों को स्टूपिड समझते हैं? आप जब ये सारी बातें बैठ के बुकरातियत झाड़ते हैं सियासतदान के, ये ज़मीर के ऊपर जो है वो वोट दिया जा रहा है, तो आगे क्या समझते हैं कि जो लोग आपको टीवी पर देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो जानवर हैं सब? दे आर नॉट 22 करोड़ वॉकिंग टॉकिंग डेड मैन। लोगों में शऊर आ चुका है। मैं तो चूंकि रहता हूं अवाम के अंदर, मैं ट्रेवल करता हूं फ्रॉम लेंथ टू ब्रेड्थ इन दिस कंट्री। आप जरा आम लोगों से जाके, ठेले वाले से, मजदूर से, सड़क पर पत्थर कूटने वाले से पूछे तो सही, वो आपको ऐसी ऐसी सियासत की बातें बताएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतना शऊर लोगों में आ चुका है। जो लोग जेन्युइनली अगर PMLN ने चीफ मिनिस्टर बनाना है अपना, तो उसका एक ही डेमोक्रेटिक तरीका है डॉक्टर साहिबा, और वो ये है कि वो PMLQ को कन्विंस कर लें
और उनको अपने अलायंस में शामिल कर लें, वो बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर। अगर PMLQ को मिलाए बगैर हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो वो अनएथिकल होगा, इमोरल होगा, अनडेमोक्रेटिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। कोई गुंजाइश नहीं है अखलाकी तौर पर जब दो पार्टीज अपने अलायंस के साथ डिक्लेयर कर चुकी है अपनी मेजॉरिटी। एंड आई एम टेलिंग यू, PC लाहौर में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 186 मेंबर्स ऑफ पंजाब असेंबली मौजूद हैं और एक और मेंबर उनको ज्वाइन करने वाला है, तो ये 187 हो जाएंगे। याद रखिएगा ये सेकंड राउंड है, ये फर्स्ट राउंड नहीं है। फर्स्ट राउंड में मैजिकल नंबर 186 होता है, ये सेकंड राउंड है। इसमें जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो चीफ मिनिस्टर यानी लीडर ऑफ द हाउस बनेगा। इस वक्त मेजॉरिटी है PTI और PMLQ के पास। आप अगर उनकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में लेकर जाएंगे, ये अपॉर्चुनिस्ट और हवस से इक्तदार के मारे हुए लोगों की रविश हो सकती है, ये किसी जमहूरियत पसंद की रविश नहीं हो सकती। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे आप बता रहे कि अगर हमजा उस तरह बनते हैं वजीर आला और सबको साफ नज़र आ रहा है कि जीत किसके मुकद्दर में जा रही है, और अगर ज़बरदस्ती इसको खींचा जाएगा लोटों के जरिए, जिस तरह भी अनएथिकल होगा, लेकिन अनएथिकल तरीके से इक़्तिदार लेना, फिर वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठना, यानी इनके लिए इज़्ज़त नफ्स मैटर नहीं करती, लोग इनके बारे में क्या सोच रहे वो मैटर नहीं करता, इक़्तिदार इन्होंने लिया कैसे ये मैटर नहीं करता, सिर्फ वो कुर्सी चाहिए, और वो क्यों चाहिए फिर अमीर अब्बास आप बेहतर जानते हैं। तो आप क्या कह रही हैं कि ये जो कुछ कह रहे होते हैं इनको एहसास होता है कि वो लोग उसके ऊपर क्या सोच रहे होंगे? कभी आपने दुनिया की कोई स्टूपिड रिपब्लिक, एथिकली तो होना चाहिए, स्टूपिड रिपब्लिक, उसका लॉ मिनिस्टर भी, देखिए मैं किसी घटिया तरीन रियासत का लॉ मिनिस्टर भी ऑन कैमरा मासेस को एड्रेस करते हुए ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकेगा कि मैं 5-7 लोग इनके तोड़ लूंगा। ओ भाई, इतनी बेशर्म हो चुकी है आपकी सियासत, इतनी बेशर्म हो चुकी है कि आप चोरी और डाके को खुलकर कह रहे हैं कि हाँ हम डाका भी मार सकते हैं, हम चोरी भी कर सकते हैं। हमें पता है कि आपने 5-7 लोग तोड़े हैं, लेकिन आप उसका बर्मलाइज। अच्छा सॉरी, आप ये बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि PTI के 5 क्या 50 अराकीन ज़मीर की आवाज पे वोट हमजा को दे सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ये। जी हाँ जी, तो अब इतनी कहने की जरूरत तो नहीं कोई करता ना। इस सोसाइटी इतनी डीमोरलाइज और इतनी डीह्यूमनाइज हो चुकी हुई है, और आपकी जो पॉलिटिक्स है वो इतनी कैरेक्टरलेस हो चुकी हुई है कि आपका लॉ मिनिस्टर जो होता है, या जो इंटीरियर मिनिस्टर जो होता है, सॉरी, उसको डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर का 2IC समझा जाता है। वो 2IC होता है प्राइम मिनिस्टर का। इंटीरियर मिनिस्टर बैठ के ये कह रहा है कि हम 5-7 बंदे तोड़ लेंगे। व्हाट ए शेम मैन। ये जब लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का हो रहा था, PDM का, इमरान खान साहब का, उसमें उन्होंने क्या कहा कि मैंने 1000 शेल रखे हुए हैं, अगर इमरान खान आता तो मैं इसके कंटेनर पर मारता। अगर ये कोई और मुल्क होता, राना सनाउल्लाह साहब का फॉर लाइफ पॉलिटिकल बैन होता, फॉर लाइफ। वो कभी वो पब्लिक में तो दूर की बात है, वो अपने पड़ोसी को भी कभी मुंह ना दिखाने के काबिल रहते। आपका लॉ मिनिस्टर फाशिज्म को प्रमोट करते हुए कह रहा है अगर ये दोबारा आता मैंने 1000 छल रखे हुए इसको मारने के लिए। सो कौन सी पॉलिटिक्स डॉक्टर साहब, कौन सी मोरालिटी है यहाँ? ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, शानदाना साहिबा, क्या हुकूमत की जानिब से कल इंतखाब के मौके पर असम्बली का माहौल ख़राब किए जाने का भी कोई इम्कान है? शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। पश्तो में हमारी एक कहावत है कि बेवकूफ़ दोस्त से आपका होशियार दुश्मन बेहतर होता है। अब ये जो PDM वाले हैं, जो उनके हैंडलर्स हैं, जो उनके बैनुल-अक़वामी आका हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा बेवकूफ़ दोस्त है कि उससे भी ज्यादा बेवकूफ़ दुश्मन है पाकिस्तान का। ठीक है, बेवकूफ़ दोस्त तो PTI का ऐसा है कि अगर खान साहब की हुकूमत को ये हाथ ना लगाते, और जो साल के आखिर में दुनिया के हालात होने तेल के, गैस के और गले के, वो नेचुरली सारा PTI की हुकूमत के गले आना था, डिस्पाइट सब्सिडी।
इस वक्त हालात बहुत तेजी से खराब होते जा रहे हैं दुनिया में। आपने कल देख लिया कि सऊदी को अमेरिका ने क्या थ्रेट की और सऊदी ने वापस क्या बोला। ये सारा मलबा आना था पीटीआई पे। हालांकि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बड़ी बड़ी ताकतों की लड़ाइयां हैं। लेकिन बदनीयती याद रखें, बदनीयती एक ऐसी चीज है, आप दीन को माने दीन ना माने, ये नेचर का एक हिस्सा है। आप दूसरे के लिए कब्र खोदेंगे, आप उसमें खुद गिरेंगे। इसका एक ये फायदा हुआ हमें कि जो खान साहब का बयानिया 3.5 साल से चल रहा था कि इंटरनेशनल महंगाई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेट्रोल भी सस्ता मिले, खाना सस्ता मिले, कोविड की वैक्सीन हम मुफ्त आवाम को दें। एक वैक्सीन का पैसा नहीं लिया बाय द वे इस हुकूमत ने। ये पीपल्स पार्टी थी, आप देखते वो क्या करते लोगों के साथ। अच्छा, इस तरह की और अच्छा हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ी, हमारा जीडीपी बढ़ा, हमारी जॉब 3.5 साल में जो खान साहब ने जॉब्स क्रिएट की वो नून 5 साल में नहीं क्रिएट कर पाई। तो ये जो सारा था, अगर ये लोग आराम से बैठ जाते, दे शुड हैव लेट, जो कहते हैं ना डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज एंड क्या बोलते हैं, वोट को इज्जत दो, अपने नारे को ही मान लेते तो शायद इनको कोई भला हो जाता। अब दुश्मन पे आते हैं, दुश्मन कौन है इस वक्त? पाकिस्तान का दुश्मन इस वक्त वो बंदा है या बंदी है जो चाहता है कि जो हम तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, जिस डिसऑर्डर डिसइक्विलिब्रियम के लिए जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश, डॉलर 240 में भी नहीं मिल रहा इस वक्त मार्केट में, फिच ने आपको -B कर दिया, B नेगेटिव, और मूडीज ने आपको माशाल्लाह उन्होंने तो वैसे ही शट डोर कर दिया। IMF ने एक खत भेजा है सऊदी की स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान को कि हम आपकी बेशक अग्रीमेंट तो हो गई है $1 अरब की, लेकिन वो अग्रीमेंट तभी हम उसको ऑनर करेंगे अगर सऊदी कमिटमेंट करे कि वो पाकिस्तान को $4 अरब देगा। यानी इससे पहले के होता ये हमेशा के पहले आपको IMF पैसे देते फिर बाकी ममालिक देते हैं, अब IMF कह रहे कि सऊदी आपको अग्रीमेंट दे। तो ये हुकूमत तो तबाही की तरफ जा ही रही है खाना। अब कल पे आ जाते हैं, कल ये करने क्या चाह रहे हैं? मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि जी वी कंसीड द डिफीट। फिर जावेद लतीफ साहब आते हैं कि जी हम तो कराया गया है हमसे, हमारे जरदारी साहब नेचुरली उनके जो है हेड ऑफ PDM, अच्छा वो कहते हैं खुरम दस्तगीर साहब कि जी हमें ये करना पड़ा खान के खिलाफ, वरना फिर हमारा पॉलिटिकल करियर खराब था। पाकिस्तान का इस वक्त कोई नहीं सोच रहा, कल को आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हैं। आज एक रिपोर्ट आई थी, वैसे डिसग्रेसफुल सा भी है, बाकी ममालिक में भी होता है कि आप होटल में भेड़ बकरियों की तरह लोगों को बंद कर दे, सिर्फ इस खौफ से कि कोई उठा ना ले, कोई मार ना दे, कोई जहर ना डाल दे। आज एक APA के कमरे में आग लगी, बस उस बात को उन्होंने दबा दिया। ये ओपन बददियानती हो रही है। आपके ज़मीर साल पहले जागते तो मैं मान जाती, आपका उसी रात को ज़मीर जागता है, हफ्ता पहले जागता है, 2 हफ्ते पहले जागता है। तो जो कल आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी, हमारे नंबर पूरे हैं। ठीक है, कल इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अमीर अब्बास आपकी तरफ आना चाहती हूँ, टाइम की कमी है। अमीर अब्बास मैं आपकी तरफ भी आ रही हूँ। शानदाना साहब ने बड़ी खुल के बात की सवाले से, तो अमीर अब्बास जो कल माहौल है, क्या असम्बली का ख़राब किया जा सकता है हुकूमत की तरफ से, यानी वज़ीर आला के इंतखाब को मुलतवी कराने की कोई चाल चली जा सकती है? जैसा कि सिंध में अब आप देखें कि सिंध में रातों रात ये जो इलेक्शन है, इंतखाबात बल्दियाती, वो मुलतवी कर दिए गए। पता नहीं मौसम ख़राब है या हार नज़र आ रही है, आपको क्या वजह नज़र आ रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का चूंकि ये फैसला है कि 22 जुलाई को लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन होगा, सो अगर तो ये कोई गड़बड़ करते हैं और इलेक्शन को 22 से 23, 24 किसी और दिन पे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो बज़ाहिरन अगर आप स्पिरिट ऑफ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखें तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी वेरी क्लियरली। इस पे कोई एम्बिग्विटी कम अज कम मुझे नहीं है, लेकिन करने को कर सकते हैं। ये पहले भी जब हुआ था चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, उस वक्त भी इसी तरह का माहौल बन गया था, अभी भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट है इस इलेक्शन को जीतना, यानी चीफ मिनिस्टर बनना। अगर वो ये इलेक्शन नहीं जीत पाते और वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, तो आइंदा के इलेक्शन में PTI जैसे रिवायती हरीफ को कंटेस्ट करना और उसको सबड्यू करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा PMLN के लिए। और उनका अपना जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो है ही इस बुनियाद के ऊपर कि वो पंजाब जो उनकी सपोर्ट बेस है, पंजाब जहां उनका PMLN का न्यूक्लियस ऑफ पॉलिटिक्स है पंजाब, जब वो अपने न्यूक्लियस को अगर वो किसी और के हवाले कर देंगे तो उनकी पार्टी, उनकी पॉलिटिक्स सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और खासतौर पे जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, और 17 जुलाई का जो रिजल्ट हमारे सामने है इलेक्शन का, जिसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री इमरान खान साहब ने हासिल की है डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स और इतनी मुज़ाहमत के बावजूद। सो ये पूरा एक एनवायरनमेंट है जो किसी भी सेल्फिश पॉलिटिशियन को मजबूर करेगा कि वो बाय हुक और बाय क्रूक, लेजिटिमेटली और इलेजिटिमेटली, जो भी उसको कर गुजरना है वो करे और वो इलेक्शन को सैबोटेज करे
या वो लोग तोड़े, तो कोशिश तो वो पूरी करेंगे। ठीक है। अच्छा शानदाना साहिबा, अगर वाकई इस तरह की कोई कोशिश की जाए, हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला के इंतखाब के मामले में रुकावट पैदा की जाती है, तो फिर तहरीक इंसाफ ने सोचा है कि फिर आपकी अगली हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, इस वक्त 3 चीज़ें ज़ाहिर हैं। पाकिस्तान तेज़ी से, ये माशाल्लाह पीडीएम की जो होनहार काबिल एक्सपीरियंस टीम है वो तबाही की तरफ जा रही है। प्रॉब्लम इनका प्लान यही था, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं वर्ड ऑन द स्ट्रीट इज इन लोगों ने हमारे न्यूक्लियर असासों की बात भी लोगों को नेगोशिएट और बार्गेन करने की बात की है। मेरे पास कोई इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन वो जो ग्रेप वाइन की बातें आती है ना कि अल्टीमेट गोल इनका वही है कि घुटने टेकते हैं हम पूरा मुल्क, फिर देखी जाएगी, डॉलर्स इनके जेब में जाएंगे, मुल्क का लीबिया, सीरिया और ये लेबनान बना देंगे, और यूक्रेन बेचारे में जो इस वक्त हो रहा है सुनने में आ रहा है। दूसरा इनका मकसद ये था कि जो जरदारी साहब ने माशाल्लाह इलेक्शन कमिश्नर साहब से सिंध में बल्दियाती इलेक्शन बंद करा दिए, NA 245 का डिले करा दिया, मतलब ये इलेक्शन कमीशन अब इनकी जाती वो बन गई है ना, मैं घर की जो होती है क्लीनिंग लेडी या बंदा जो भी हो। तीसरा जो ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं बगैर किसी कॉन्शियंस के, बगैर किसी सोच के, जो ये लोग सोच रहे हैं इस मुल्क के लिए, द ओनली पॉजिटिव थिंग आई कैन टेल यू कि ये कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है पंजाब के इलेक्शन में, जो कोई समझ नहीं पा रहा कि पंजाब ने बरादरी सिस्टम जो उनका है और हमेशा रहेगा, रवादारी का एक सिस्टम, बट इलेक्शंस में बरादरी सिस्टम टूट गया। अब वोट उसको देगा जो मेज पे खाना रखता है, जो सस्ता पेट्रोल देता है, जो अस्पताल देता है, जो सेहत कार्ड देता है, जो एहसास के पैसे देता है। सिंपल एज दैट। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास आखिरी 1.5 से 2 मिनट हैं। आखिरी सवाल कि अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं तो फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत कितने दिन की मेहमान नजर आती है आपको? अब ये इमरान खान साहब के ऊपर मुनहसर है। पीडीएम तो अपना फैसला सुना चुकी है कि वो पार्लियामेंट के टेन्योर को मुकम्मल करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो इलेक्शन मांग रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि इलेक्शन करवाएं, भाई अब तो चले, पहले तो आपकी मजबूरी थी कि आपके हाथ में कोई ऐसा तुरब का पत्ता नहीं था, अब आपके हाथ में तुरब का पत्ता आ सकता है कल। अगर पंजाब में आपकी हुकूमत बन गई तो आप पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करें, आप केपी की असेंबली को डिसॉल्व करें, आप सिंध असेंबली से अपने MPS को रिजाइन करवाएं, नेशनल असेंबली से आप रिजाइन कर चुके हैं, वो जो प्रोसेस है आप उसको कंप्लीट करें रेजिग्नेशन का। सवाल ही नहीं पैदा होता 700 से ज्यादा सीट्स के ऊपर, मोर देन 700 सीट्स के ऊपर बाय इलेक्शन करवाना, इट्स नॉट अ जोक। यू नो कि कितनी कॉस्ट है 700 के ऊपर इलेक्शन करवाना, ये कम से कम 100-150 अरब रुपए की कॉस्ट है इतनी सीट्स के ऊपर इलेक्शन करवाना। और जब आपके सामने यानी आज से 8-10 महीने के बाद वैसे ही जनरल इलेक्शन आ रहा है, तो आप सिर्फ ये चंद सियासतदानों के ये कोई खेल तो नहीं ना, भी खिलौना तो नहीं ना मुल्क भाई। इन चंद बिगड़े हुए बच्चों के हाथों में दे दिया खिलौना, वो उठा के जिस दीवार में मारे उस दीवार में मारे। ये मुल्क है एक, बिल्कुल इसका खजाना है, वो मईशत की सूरत पहले ही आपके सामने है। एग्जैक्टली, सो ये नहीं हो सकता। कंट्री कैन नॉट अफोर्ड द बाय इलेक्शन ऑन मोर देन 700 सीट्स। आपको जाना पड़ेगा जनरल इलेक्शन की तरफ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसी के साथ मुझे दीप से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।